दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक विश्लेषण लेकर के जो भारतीय राजनीति में ज्वलंत मुद्दे हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं कुछ और नए जो भारतीय राजनीति के अन्य समस्याएं हैं उनको लेकर हम आपके बीच में आएँ, लेकिन करें तो क्या करें। कुछ राजनीति के गुबार लोगों का आत्मविश्वास बार बार ऐसा उबाल लेता है कि घूम फिर के फिर वो भारतीय राजनीति के मंच पर आकर के फिर हाहाकार मचाने लगते हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि और भी स्टेट्स की बड़ी बड़ी खबरें हैं उनको लेकर आया जाए, लेकिन खबरें उनके सामने कहीं ना कहीं इस शह और मात के खेल में उनको पीछे छोड़ देती हैं। आज फिर भारतीय राजनीति के जो चरम बिंदु हैं उन्हीं के आसपास आके टिक जाती हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बहस चल रही है, सार्थक बहस चल रही है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक खबरें उससे बड़ी हैं। जब खबर एक खबर से बहुत बड़ी हो जाए तो हमें आपके बीच में लाना पड़ता है। हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, उसी लखनऊ के मंच से, जिस मंच पर आत्ममंथन का दौर शुरू किया गया था, ये सोचकर कि शायद हम अपनी अगली लड़ाई और मजबूती से लड़ सकें। अगर कोई भी गिला शिकवा किसी का रहा है तो उसको दूर किया जाए, लेकिन फैक्ट ये है कि हम गिला शिकवा की बात तो कर ही नहीं पाए। अति आत्मविश्वास, संगठन और सरकार की जवाबदेही को दरकिनार करके, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, शह और मात का खेल खेलकर, कभी दिल्ली के इशारे पर कभी किसी और के इशारे पर, उस लाल बत्ती के चरम बिंदु को पाने की जो हमारी आकांक्षा थी, शायद उसके बीच में ही वो मंडराते रह गए। और आज फिर वही बैठक, वही मंच फिर सजने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात उसी की कर रहे हैं कि जब पूरे भारतीय जनता पार्टी तमाम अवसरों के बावजूद उस देश के सबसे बड़े राज्य की जो आपसी द्वंद्व है उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। लखनऊ की बैठक, लखनऊ की रार दिल्ली दरबार में है, अब दिल्ली दरबार में सजने जा रही है। मौका है प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम लोगों की जो लखनऊ से दिल्ली की दौड़ थी उसके बीच में आज दिल्ली पहुंच गए। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाए, कहने की तात्पर्य तो एक अलग है, ऑफिशियल विजिट है, नीति आयोग का फंक्शन है, नीति आयोग की मीटिंग है, लेकिन नीति आयोग की मीटिंग में नीतियां तो तब तय होंगी जब जिन नीतियों के कारण आप प्रदेश की सत्ता आपने संभाली है, उन नीतियों को क्या, वो नीतियां कहाँ हैं जो नीति आयोग में जाके आप बैठ के उन नीतियों को तय करोगे? क्योंकि आपकी नीतियां खुद ही नहीं तय हैं, आप क्या करोगे? जिस द्वंद्व की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की जो मंच सजा के बैठी है, उसको इस बात का एहसास नहीं है कि वो आगे क्या होने जा रहा है। दोस्तों, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, संगठन महासचिव दिल्ली में है, पूरा दरबार सजा हुआ है। अब दरबार एक जगह सजेगा कि नहीं सजेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस द्वंद्व में उत्तर प्रदेश को झोंका हुआ है वो शायद सुगम राजनीति के लिए सफल राजनीति का प्रेरक नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री अगर कोई बैठक बुला रहे हैं, समीक्षा बैठक, तो किसी न किसी बहाने से दोनों उपमंत्री उसका बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट क्यों कहा जा रहा है? इलाहाबाद में मीटिंग नहीं गए, लखनऊ में मीटिंग नहीं गए, कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं गए, किसके इशारे पर? आखिर ये दौर है कि आने जाने ना जाने का, तो एक तरह से जो इसका पॉलिटिकल बाइकआउट हो रहा है, इसकी मायने क्या हैं? या तो जिन लोगों को सरकार पसंद नहीं आ रही हो, सरकार से हटके संगठन की तरफ जाइए। संगठन बहुत बड़ा है, उनका मानना भी है, अगर संगठन बड़ा है तो संगठन की तरफ जाइए, रोका किसने है?
लेकिन आज इन मापदंडों को दरकिनार करके चाल चलन चरित्र चेहरा जो भाजपा का कभी एक मंत्र हुआ करता था अटल जी के वक्त में, उसको लगता है कि शायद कुचल करके इन लोग अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए अपनी साजिशन जो इनके दिमाग के अंदर भारतीय राजनीति में बहुत कुछ पाने की जो आकांक्षा है, आज वो बार बार हिलोरे ले रही है। और यही रीज़न है कि शायद कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि योगी जी क्या करेंगे, मौर्य जी क्या करेंगे, ये संगठन चाहता क्या है। अब तो लग रहा है कि संघ भी इनकी विवादों में बेबस होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अब देखिए ये जो पूरी तबाही का मंजर सज रहा है, हर दिन अगर सरकार काम ही नहीं करेगी, बैठक किसके लिए योगी ने बुलाई थी? बैठक योगी जी का अपना फंक्शन नहीं था। लखनऊ में आज बैठक थी, डिप्टी सीएम नहीं आए। प्रयागराज में बैठक थी, डिप्टी सीएम नहीं गए। अगर कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाओगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? जब योगी जी कोई फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से वो विवाद में बढ़ जाता है। लेकिन विवाद वहीं पर आकर खड़ा है। ये बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन सही मायने में जो यूपी की लड़ाई है आज वो दिल्ली दरबार में आके सज गई है। पहुंची थी बहुत पहले, आज बैठक सज गई, मंच सज गया है। अब ये दिल्ली दरबार के लोगों को देखना है कि कितनी जल्दी इस विवाद को निपटाती हैं। दोस्तों, एक बात तो कहना पड़ेगा, अगर इस पूरी लड़ाई को देख, इसके पहले कि हम और बहुत डिटेल में इसकी जाएं, हमारा फिर वही निवेदन आपसे एक बार फिर होगा कि हमारे इस लगातार जो आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। हम आपसे फिर एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। मित्रों, हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाख कार्यकर्ता है, आज वो बेबस और हताश हो चुका है, असहाय हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये 2-3 नेताओं की, 4 नेताओं की जो आपसी मनोदशा है, ये है क्या? ये भाजपा के लिए कुछ कर रहे हैं या इनकी व्यक्तिगत जो सोच है या व्यक्तिगत इनकी जो कुछ पाने की लालसा वो इतनी ऊपर हो गई है कि पार्टी और संगठन उसके नीचे की नजर ही नहीं आ रहा है। आज वही समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ देखें या अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से ये करिए कि भीष्म पितामह, या जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो संघी है जो बचाने की उसको कोशिश करता है, उसकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि शायद जितनी जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकल जाए, ये कार्यकर्ता अपने आगे बढ़ सकें, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर निर्वाह किया है। उन कार्यकर्ताओं को एमएलए एमपी नहीं एक टिकट मिल जाता है, उन कार्यकर्ताओं को पेंशन नहीं मिलती है, वो भाजपा की सोच के साथ लगे हुए हैं। अगर उस सोच पे चोट पहुंचती है तो ये नेता कितनी भी लाल बत्ती की लड़ाई लड़ लें, अगर इनको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, बूथ पे लोग नहीं मिलेंगे, तो ये नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इतने अति आत्मविश्वास में डूबे हुए हैं कि भाजपा का प्रचंड बहुमत है, भाजपा हर तरफ सरकार बना रही है, मोदी जी बैठे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। एक एहसास हुआ है अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक, अगर आप समझ पाए तो बहुत है, इशारा बहुत साफ है। दोस्तों, इस तमाम चीज़ों के आगे आप देखिए कि अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि अगर सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं तो आखिरकार इस लड़ाई का हश्र क्या है, ये लड़ाई क्यों और कैसे है। देखिए, इस लड़ाई को तो अगर पर्दे के पीछे देखा जाए तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये लड़ाई नंबर 2 की है। और इस नंबर 2 की लड़ाई को नंबर 4 की लड़ाई में कन्वर्ट करके आगे कर दिया गया है। लेकिन इसका कोई ना कोई अंत तो होना चाहिए। अगर इसका अंत नहीं होगा तो योगी जी, मौर्य जी, भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल किस काम के हैं? ये रोज दिल्ली से लखनऊ तो नहीं करेंगे। ये मैसेज आप क्या दे रहे हैं? मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं, डिप्टी सीएम नहीं जाता। ये जो आप संदेश दे रहे हैं ये क्या है? ये उन स्टेटों का ध्यान रखिए जो स्टेट आपकी एक आवाज में शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने कुर्सी छोड़ दी। मैडम सिंधिया को सोचिए, जो इतनी ताकतवर होने के बावजूद चू से चाह नहीं किया।
गुजरात का पूरा पूरा मंत्रिमंडल एक झटके में बदल दिया गया। अगर यहाँ पे ये चहक चलती रही तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति करवट बदल सकता है, उसकी सोच बदल सकती है कि जब यूपी में कुछ नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ आप क्या कर लोगे। और ये लाखों लाख जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अब उनके जहन में आ गया कि अब हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी काम का नहीं है, ये जंग चलती रहेगी, ये पुरानी पार्टियों में और आज की पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। तो उस दिन क्या होगा? क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर पुनर्विचार कर पा रहा है? शायद अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। उम्मीद है कि शायद योगी जी की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी और कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकलेगा। देखिए, अगर पूरी तरह से देखें तो अगर इसका पूरा सार देखिए, नंबर 2 की लड़ाई को एक मिनट साइड कर देते हैं। यह फैक्ट है कि योगी जी चाह करके भी दोनों डिप्टी सीएम को नहीं हटा सकते कैबिनेट से, और दोनों डिप्टी सीएम चाह करके भी योगी जी को नहीं हटा सकते। यद्यपि योगी जी को तो आज हटाने की स्थिति कोई नहीं है। अगर ये स्थिति में होता तो आज योगी जी यहाँ नहीं होते। आज आप कोई सर्वे कर लो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार सर्वे हो रहे हैं, मोदी के बाद योगी के सिवा तीसरा नाम आता ही नहीं है। अगर मौर्य नहीं रहेंगे, भूपेन्द्र चौधरी नहीं रहेंगे पिक्चर में, तो भाजपा का बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। ये जातिवादी कार्ड खेल करके किसी को आप बहला फुसला सकते हो, वो चले जाएंगे तो बैकवर्ड वोट चला जाएगा, जो है दूसरा वोट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मोदी योगी हैं तो भाजपा में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर मोदी और योगी नहीं है तो भाजपा की पॉसिबिलिटी कहाँ पहुँचेगी, शायद इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। सॉरी, मेरा मानना यह है कि जब ये तय हो चुका है कि ये दोनों लोगों के रहते, या अब जब ऐसे हालात आ गए हैं, तो ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि अगर मौर्य जी योगी जी के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, वो संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन के अनुयायी हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, तो उनको संगठन में भेज दीजिए। ऐसा लगता है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर छन छन के आ रही है कि अब ये फैसले की घड़ी आ गई है। अगर हम माने तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से हम लोगों की बात हुई है, उनका ही कहना है कि पार्टी को भी अब ये चाहिए कि योगी के बगैर तो उत्तर प्रदेश में नहीं कुछ हो सकता। सपना देखना बंद करें, चाहे भूपेन्द्र चौधरी हों या मौर्य जी हों। तो मौर्य जी को इतनी अगर दिक्कत है तो वो संगठन का नेतृत्व करें। भूपेन्द्र चौधरी इस्तीफा पहले देने को तैयार थे, भूपेन्द्र चौधरी उनके साथ साथ घूम रहे हैं, और बेहतर ये होगा कि मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों, और शायद पार्टी भी इसी बेस पे काम करने की तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना करके मौर्य जी को बागडोर सौंप दीजिए। अगर 2027 में सत्ता आती है, उस टाइम मुख्यमंत्री का चयन करके समझा बुझा के उसका काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत साफ सी बात है 2027 में क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। लेकिन चूंकि अगर मौर्य जी प्रेसिडेंट रहते हैं तो उनका दावा प्रखर होगा, जैसे पहले भी एक बार हुआ था 2014 के टाइम में। तो ऐसी कंडीशन में ये बात तय है, उससे मामले को थोड़ा शांत किया जा सकता है। अब देखिए, इसके दूसरे पहलू पे आ जाइए। ये जो रार तकरार चल रही है, ये भाजपा को कितना बड़ा धोखा देने जा रही है, शायद इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। 10 विधानसभा के चुनाव सर पे खड़े हैं। अगर संभावना है 7 विधानसभा के चुनाव और हो सकते हैं, 10 + 7 यानी 17, क्यों यूपी की बात कर रहा हूं। 7 विधायकों का मामला अभी भी विधानसभा में लंबित है। ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद के चुनाव में उनकी मदद की। तो आज तो अब तो अमित शाह उनके घर भी जा रहे हैं, पार्टी के लिए वो काम भी कर रहे हैं। खुला है कि खुले रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। उसमें इलाहाबाद की पूजा पाल हैं, रायबरेली और अमेठी के विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो कि खुला है कि उसमें पूरी उम्मीद ये है जो हमारे लीगल एस्पेक्ट लोगों के है उसके हिसाब से इनकी सदस्यता जाना तय है। बाकी फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है। क्या होता है, संभावना है। देखिए, मैंने बोला कि 10 सीटों का चुनाव कन्फर्म है, 7 सीटें गौरव 17, और उसके बाद 3 स्टेट का चुनाव। क्या छवि भारतीय जनता पार्टी लेकर के चुनाव के मैदान में जाएगी? पहले 10 जीतना है, अगर 7 का चुनाव होता है तो क्या होगा? इस तमाम उलझन के बीच में अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझने को तैयार नहीं है
तो ये जो स्टेट के नेता हैं, ये उन नेताओं को भी बल दे रहे हैं जो दूसरे स्टेट में शांति से बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर इस बदलते करवट की जो आहट है, इसको शीर्ष नेतृत्व ने नहीं पहचाना, तो उन राज्यों में भी करवट बदलेगी, और करवट बदलेगी तो सरकार और सरकार के तरीके ही बदल सकते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इसको इमीडिएट दिल्ली दरबार में ही इस फैसले को कर करके वहाँ पे इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरनाक रूप लेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। देखिए, शह और मात का खेल हर तरफ चल रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक चीज़ लोगों को बार बार ये कसक रहती है कि हम जिस मोदी को जानते हैं, जिस नरेंद्र मोदी जी को हम जानते हैं, वो मोदी वो थे जिसने शिवराज सिंह चौहान को एक झटके में किनारे कर दिया, और पूरी मध्य प्रदेश के अंदर जहां प्रचंड बहुमत आया था, कुछ नहीं हुआ। हम जिस मोदी को जानते हैं, उसने राजस्थान की मैडम सिंधिया को ठिकाने लगा दिया राजनीतिक भाषा में, और चू से चाह नहीं हुई। तो इतना डर भय क्या है? ये इतना बल इनको क्यों दिया गया?